न्यूजीलैंड, ये शब्द सुनने पर हमारी आंखों के सामने कुछ सुंदर नज़ारे आते हैं। 50 लाख की आबादी वाला ये देश भारत के हर एक इंसान से 25 गुना ज्यादा अमीर। न्यूजीलैंड बाकी देशों से काफी ज्यादा दूर है और साथ ही अलग भी है, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे वो काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। वो है दूध, यानी मिल्क। एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आशा आराम, बड़ी सिटीज, आलीशान रोड, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है दूध की वजह से। इस देश को इंसान नहीं बल्कि गाय चला रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, काउस की इकोनॉमी। न्यूजीलैंड के बारे में एक कहावत है कि न्यूजीलैंड हैज मोर काउस देन ह्यूमंस। इस देश में 52 लाख की पॉपुलेशन है और 10 करोड़ कैटल्स हैं, और इसी बात को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। आइए जानते हैं कैसे। भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 है और हमारी डेयरी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और न्यूजीलैंड पॉपुलेशन के मामले में भारत से 260 गुना छोटा है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले साल भारत ने अराउंड 5,90,000 टन्स डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, पर न्यूजीलैंड ने 1 करोड़ 87 लाख टन्स का माल एक्सपोर्ट किया। फॉन्टेरा ग्रुप वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। यही समझ लीजिए कि वहाँ का वो अमूल है, और अराउंड दुनिया का 30% डेयरी एक्सपोर्ट्स कंट्रोल करती है और 10 से 15,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहे हैं। एक 50 लाख की पॉपुलेशन वाले देश में एक सिंगल कंपनी 10,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 3 चीज़ें इस इकोनॉमी को पावरफुल बनाती है, वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, यानी कि मिल्क, वुड, वेजिटेबल्स, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस प्राइमरी सेक्टर से आए हुए गुड्स को फिर प्रोसेस किया जाता है और इसे मैन्युफैक्चरिंग में भेजा जाता है, और इस मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है। और तीसरा होता है टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर एक सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर होता है, जैसे कि आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब टर्चरी सेक्टर में आते हैं, जो आपको एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप सब ने इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, एक प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट देश एक अंडर डेवलप देश होता है। जैसे जैसे एक देश डेवलप होता है तो वो सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है और बाद में टर्चरी पर फोकस करता है। बट हमारे दोस्त न्यूजीलैंड की स्टोरी इससे पूरी तरह उल्टी है। उनकी डेवलपमेंट के पीछे का राज है उनका प्राइमरी सेक्टर। अगर आप न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके टॉप एक्सपोर्ट्स सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। उनके टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% एग्रीकल्चर से आता है। न्यूजीलैंड बटर और चीज एक्सपोर्ट्स में टॉप 2 पोजीशन पर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की खुशहाली के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जितने इंसान जिम्मेदार है उतने ही जानवर भी जिम्मेदार है। चैप्टर 2, दूध का दूध। किसी देश में गाय ज्यादा हो जाने से कोई इकोनॉमी रिच नहीं हो जाती। रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते भी आना चाहिए। चलिए आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। ये 200 साल पहले तक न्यूजीलैंड में एक भी गाय मौजूद नहीं थी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी करोड़ों गाय कहाँ से आई। तो ये वहीं से आई जहाँ से दुनिया की 90% प्रॉब्लम्स आती है, ग्रेट ब्रिटेन। हिस्ट्री में न्यूजीलैंड भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स ने अपनी नज़दीकी कॉलोनीज से बहुत सारी गायों को वहाँ पर लाया। जिस तरह ब्रिटिशर्स को इंडिया में लूटने के लिए बहुत सारा खजाना था, उसी तरह न्यूजीलैंड में गायों के लिए बहुत सारा चारा था, जिस वजह से वहाँ पर गायों की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगी। साथ ही में उनकी मिल्क इंडस्ट्री भी। जब ब्रिटिशर्स वॉर्स में बिजी हुआ करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चीज़, बटर और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो न्यूजीलैंड उनका सोल सप्लायर बन गया, और इसी वजह से उनकी डेयरी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से फ्लरिश हुई कि उस टाइम पर उनके टोटल एक्सपोर्ट्स का 90% हिस्सा उनकी डेयरी इंडस्ट्री से आता था। ग्रेट ब्रिटेन उनके लिए एक सिक्योर्ड मार्केट था और उन्हें वहाँ पर गारंटीड प्राइजेस मिलते थे। तो आप सोच रहे होंगे गारंटीड प्राइजेस क्या होता है। सोच कर देखिए कि न्यूजीलैंड से कुछ शिप्स सारे डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर ग्रेट ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर पायरेट्स का अटैक हुआ, या फिर कोई शिप डूब गई, या फिर वहाँ पर पहुँचने पर पता चला कि डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिर चुके हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन में माल बेचना बहुत ज़्यादा रिस्की था, और इस सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया गारंटीड प्राइसेस। अगर उनकी शिप डूब जाती है, या फिर उन पर पायरेट्स का अटैक होता है, या फिर प्राइसेस गिर जाते हैं, तो भी ग्रेट ब्रिटेन उन्हें पे करेगा। यानी जितना ज़्यादा दूध उतने ज़्यादा पैसे। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। बट हम सब जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1955 को गारंटीड प्राइसेस देना बंद कर दिया। पर जब तक न्यूजीलैंड को समझ में आ चुका था ये काउज नहीं कैश काउज है, उन्हें बस ज़रूरत थी एक अच्छे मार्केट की, और उसके अगले 20 साल तक उन्होंने उसी पर फोकस किया। चैप्टर 3, काउज से कैश काउज। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी खतरे में थी। उन्होंने लोन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था और उनकी इनकम पर एक बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। और ऐसे ही करते करते 1994 आ गया। 1994 उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमारे लिए 1991 था। न्यूजीलैंड में टैक्सेस आधे कर दिए गए, 66% से सीधा 33%, और साथ ही में एग्रीकल्चर की सब्सिडीज भी निकाल दी गई।
लॉजिक तो यही कहता है कि इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर डूब जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बल्कि रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद वो और कॉम्पिटिटिव हो गए। उनकी सारी इंडस्ट्रीज, वूल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री ने सर्वाइव कर लिया। न्यूजीलैंड के लोग धीरे धीरे मीट पर आने लगे और उन्होंने इतना मीट प्रोड्यूस किया कि अब उस मीट को फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। ये था टोटल वेस्ट ऑफ मनी। उनके यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के बीच कोई भी रिलेशन नहीं था और इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। उन्होंने इन सारे फार्मर्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब्सिडीज हटने की वजह से फार्मर्स को नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ 1989 तक के बाद उन्होंने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ उन्हें अच्छे और बेहतर मार्केट्स मिले। उन्होंने अब अपना फोकस क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी करना स्टार्ट कर दिया और आज न्यूजीलैंड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जैसे न्यूजीलैंड सब्सिडीज देता था, वैसे आज भारत भी सब्सिडीज देता है। एमएसपी पर राइस और व्हीट खरीदता है। फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं और उन्हें फर्टिलाइजर्स पर भी सब्सिडी दी जाती है। मगर अशोक गुलाटी जैसे कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये देश की इकोनॉमी को संभाल नहीं, उल्टा बिगाड़ रहा है। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी होने की वजह से फार्मर्स इन फर्टिलाइजर्स को काफी ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में सॉइल की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है और फार्मर्स सुसाइड करते हैं। और गवर्नमेंट इन सब सुसाइड रेट को देखते हुए और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट फार्मर्स को कुछ क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी देती है, पर एमएसपी कुछ ही क्रॉप्स पर होने की वजह से फार्मर्स वही क्रॉप्स को उगाते हैं, भले ही डिमांड हो या ना हो। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के पीछे उसकी डिमांड का हाथ होता है, पर यहाँ पर डिमांड का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सिर्फ फार्मर्स एमएसपी और सब्सिडीज को देखकर ही अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अब आप ये बताइए कि ये लॉजिक कौन सी दुनिया में सस्टेनेबल होगा। गवर्नमेंट ने जो एमएसपी पर क्रॉप्स खरीदे हैं, वो इन सारे क्रॉप्स को राशन की दुकानों पर कम दाम में सेल कर देते हैं। अगर इस सिस्टम में भी लीक्स है, राशन में मिलने वाले गेहूं, चावल, ये सब भी कभी कभार उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? और पैसा फेंको और सब्सिडीज बढ़ाओ, और ये लूप चलता ही रहता है और एक न एक दिन ये लूप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर देगा। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।